चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लेते हैं यूपी से, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बेरोजगार युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। और 8 जून से यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, जो 10 जून तक चलेगी। और सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए निकले युवाओं के कारण आपको बता दें, ट्रेनों और स्टेशन पर भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। 29 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अलग अलग सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। सीट नहीं मिलने पर हजारों छात्र जैसे तैसे बसेस और ट्रेन में चढ़कर यात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा और अंदाजा खुद लगाइए कि परीक्षा देने जाने के लिए कैसी मारामारी है छात्रों के बीच। 32,679 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित हो रही है। यह तस्वीर देखिए और मतलब एक बोगी की जो क्षमता होती है, अगर नॉर्मल 72 से 78 आप सीटें, अब इसमें आप देखिए सैकड़ों जो हैं छात्र और किस तरह से प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए जो इमरजेंसी जो खिड़की होती है उससे ये प्रवेश कर रहे हैं, एग्जिट नहीं, ये इमरजेंसी एग्जिट, लेकिन इससे एंट्री ले रहे हैं। अब अंदाजा आप लगाइए कि किस तरह से ये जो अब 8 तस्वीर देखिए, चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें या गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, एटा, मैनपुरी, हर जगह कॉमन तस्वीरें। छात्रों की भारी भीड़ और परीक्षा सेंटर्स तक पहुंचने की ये जद्दोजहद है, मारामारी है। किस तरह से, क्योंकि सालों में ये सब नौकरियां निकलती हैं और एक बार पूरी कोशिश एक एक अभ्यर्थी की कि उनका सिलेक्शन हो, और इसके लिए लाखों छात्र बैठ रहे हैं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन का हाल देखकर ही अंदाजा लग गया कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कितनी तैयारी की गई और कैसी तैयारी की गई। स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है, ट्रेन के गेट से चढ़ना नामुमकिन है तो ट्रेन की खिड़की को ही दरवाजा बना लिया गया। छात्र एक दूसरे को उठाकर डिब्बे के अंदर फेंक रहे। ये हाल सिर्फ यूपी की राजधानी का नहीं है। गोरखपुर, प्रयागराज से लेकर मुरादाबाद और अयोध्या, कानपुर से लेकर एटा और मैनपुरी में छात्रों का सैलाब नजर आ रहा है। सिर्फ लखनऊ में अगले 3 दिन में कितने अभ्यर्थी आएंगे ये भी जान लीजिए। अगले 3 दिन में 1,35,000 के अधिक अभ्यर्थी लखनऊ जनपद के विभिन्न केंद्रों में इस परीक्षा में पार्टिसिपेट होंगे। अभ्यर्थी जो हमारे जनपद में आ रहे हैं, 17 जनपदों से और अन्य प्रदेशों से भी आने वाले अभ्यर्थी यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से 2 तस्वीरें आई जिनका जिक्र जरूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ एक तरफ ट्रेनों में जबरदस्त भारी भीड़ दिखी और दूसरी तरफ रैन बसेरों में अभ्यर्थी चैन की सांस लेते हुए भी नजर आए। पीछे हो जाइए सब लोग, इस पट्टी से सब लोग पीछे हो जाइए। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस अभ्यर्थियों को हिदायत देती रही, लेकिन सेंटर तक पहुंचने की ऐसी बेचैनी दिखी कि ट्रेन के रुकते ट्रेन पर चढ़ने की अफरा तफरी मच गई। ट्रेन पर गेट जाम हो गया और चंद ही सेकंड ट्रेन फुल हो गई। ट्रेन पर अव्यवस्था साफ साफ दिखी, लेकिन जीआरपी ने जो दावा किया वो जरा हट कर। परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए विशेष ट्रेनों की भी व्यवस्था की गई है। पहली पारी की परीक्षा समाप्त होने के बाद में एक ट्रेन लखनऊ की साइड में चलाई गई है। हालांकि मुरादाबाद से एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई। यहाँ अभ्यर्थियों के लिए रैन बसेरे का इंतजाम नजर आया, जहाँ छात्र सफर के बीच आराम करते भी नजर आए। यहाँ अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते का अच्छा इंतजाम नजर आया। सरकार ने खूब बढ़िया कर रखी है, बिस्तर है, बेड है, पंखे चल रहे हैं, लाइट 24 घंटे उपलब्ध है, खाने के लिए फल फ्रूट दिए हैं। मुरादाबाद में अभ्यर्थियों की सुविधा की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई थी। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, किस जिले में कितने केंद्र हैं और कितने छात्र हैं। तो देखिए, 32,679 पद हैं और इन पदों के लिए 29 लाख आवेदन आए हैं। मतलब 32,679 पद और आवेदन 29 लाख, यानी एक पद के लिए औसतन 89 दावेदार हैं। हर शिफ्ट में करीब 4.81 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। 8 जून को 7,23,540 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 75 जिलों में कुल 1,183 सेंटर्स पर परीक्षा हुई। लखनऊ में सबसे अधिक केंद्र बनाए गए। प्रयागराज में 2.2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। वाराणसी में 1.8 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। गोरखपुर में 1.5 लाख अभ्यर्थी पहुंचे थे। यूपी में चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच छात्र खौफजदा भी हैं। उन्हें डर है कि कहीं नीट की परीक्षा की तरह इस परीक्षा के पेपर लीक भी ना हो जाए।
निकाल लीजिए, टोपी निकाल लीजिए और घड़ी, और जो लड़कियां हैं वो अपनी ज्वेलरी निकाल के अपने यहीं पे रिश्तेदारों को दे दें जो साथ में आए। तस्वीरें लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज की हैं। पुलिस अभ्यर्थियों को हिदायत दे रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन नीट के पेपर लीक होने के बाद उन्हें डर है कि कहीं पुलिस भर्ती परीक्षा का भी यही हाल न हो जाए। सर लीक की संभावना है, लीक ना हो पाए। पेपर लीक का भी डर है। हाँ, स्टूडेंट का भी मोटिवेट कम हो जाता है, लीक हो जाता है पेपर। कई अभ्यर्थी पहली बार परीक्षा देने आए हैं, कई का दूसरा अटेम्प्ट है, लेकिन सबको एक ही डर है कि यूपी में फिर से पेपर लीक ना हो जाए। पेपर अच्छी तरह से हो जाए, यहाँ से पेपर दे के यहाँ घर पे सोना जल्दी हो जाए, ये ना होना चाहिए। फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक हो चुकी है, जिसमें 60,244 पदों के लिए करीब 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। चार के अलाम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। खबरें लगातार जारी हैं, हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। चार के अलाम में बढ़ेंगे आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी के घर पहुंची है बंगाल सीआईडी टीम। कोलकाता के कालीघाट में ममता का घर मौजूद है। अभिषेक बनर्जी के मामले में सीआईडी की टीम पहुंची है। विधायकों के फर्जी दस्तखत का यह मामला है। सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए अभिषेक। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋतिक, पूरी खबर। जी देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सीआईडी की जो टीम है, जो हस्ताक्षर घोटाला जो मामला है, इसके तफ्तीश में जैसे ऑल इंडिया नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी को जो समन किया गया था, आज उसको अपियर करने का समय दिया गया था, अल्टीमेटम दी गई थी। लेकिन अब जो है दो टीम, जो हमें बताया जा रहा है कि कालीघाट में के स्थित जो ममता बनर्जी की जो आवास है वहां पर एक टीम पहुंची है। दूसरी टीम जो है वो अभिषेक बैनर्जी के कैमाक्शीड वाला जो दफ्तर है वहां पर पहुंचा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सीआईडी के जो अधिकारी है वो ममता बनर्जी के जो घर के बगल में जो पार्टी का दफ्तर है वहां पर जो है छानबीन कर रही है। इस बीच जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है वो सुभाष चक्रवर्ती वो पहले वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जैसे कि अभिषेक बैनर्जी फिलहाल शहर पर नहीं है और कल ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की एक अहम बैठक के लिए दिल्ली पहुंची हुई है, इसके कारण वो नहीं अपियर कर पाए। लेकिन इस बात के लिए जो कहासुनी हुई और इस बीच सीआईडी के जो ऑफिसर्स थे उनका कहना है कि इस बारे में कोई जानकारी लिखित में अभी तक अभिषेक बैनर्जी के तरफ से नहीं मिल पाया है। इसी के कारण हम देख सकते हैं कि वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊं बहरहाल कि ममता बनर्जी के घर पर पहुंचने का कारण क्या है। जिस बात को लेकर ये पूरा विवाद है, यानी जो चिट्ठी जो स्पीकर के सामने भेजी गई थी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और जिसका जो चिट्ठी भेजी गई थी अभिषेक बैनर्जी की तरफ से, और जो चिट्ठी को स्पीकर को एड्रेस किया गया था, लेकिन जो रेजोल्यूशन पारित करवाने की बात चल रही थी वो मीटिंग जो है, जिस मीटिंग को लेकर तमाम सवाल ये निशाने उठ रहे हैं, वो ममता बनर्जी के घर के बगल में जो तृणमूल कांग्रेस का पार्टी दफ्तर है वहीं पर वो रेजोल्यूशन वाला मीटिंग हुआ था, वो जिक्र किया गया था। तो इसी सिलसिले में जो है अब सीआईडी के जो अधिकारी है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर छानबीन चल रही है। दो जगह पर सीआईडी का बड़ा हम जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। एक अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर जो कैमक स्ट्रीट में स्थित है और दूसरा कालीघाट में स्थित ममता बनर्जी का आवास जो है फिलहाल दायरे पे है। बिल्कुल, नजर बनाकर रखिएगा ऋतिक। जैसे ही कोई और जानकारी आती है तुरंत आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब हिमालय में इंजीनियरिंग के शानदार उदाहरण से जुड़ी खबर। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली सामरिक जोजिला सुरंग के दोनों छोर आज आपस में जुड़ गए और 11,500 फीट पर जोजिला पास के नीचे इस सुरंग में आज आखिरी धमाका किया गया। इसके साथ ही कश्मीर के गांदरबल जिले के बाल्टाल से लद्दाख के द्रास जिले का मिनीमर्ग जुड़ चुका है। जोजिला सुरंग भारत की सबसे लंबी रोड टनल है और इस सुरंग के जरिए कश्मीर और लद्दाख के बीच 12 महीने आवाजाही जारी रह सकेगी। तो सुरंग को जनता के लिए खोलने में अभी 1.5 साल का वक्त और लग सकता है। तो ये आखिरी ब्लास्ट और इसी ब्लास्ट के साथ सुरंग है अब, लेकिन अभी यहां से भी वक्त लगेगा आम जनता के लिए। आपको रिपोर्ट हम दिखाते हैं विस्तार से। दम साध कर इसी पल का इंतजार,
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुरंग के बाहर रिमोट का बटन दबाया और अंदर कश्मीर घाटी का लद्दाख से एक नया संपर्क मार्ग खुल गया। जोजिला सुरंग बनाने के रास्ते में इस आखिरी धमाके ने बीच की 2.5 मीटर मोटी मिट्टी की परत को उड़ाकर दोनों छोरों को आपस में जोड़ दिया। इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल इस सुरंग ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बाल्टाल से लद्दाख के द्रास जिले के मिनीमर्ग को जोड़ दिया है। खास बात यह है कि हिमालय के 11,500 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग को बनाने में केवल 4 साल लगे। दोनों छोर से एक साथ काम शुरू किया गया और तय समय से 6 महीने पहले काम पूरा हो गया। ये सुरंग भारत की सबसे लंबी रोड टनल है और इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल है। आमतौर पर जोजिला पास सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण 3 महीने तक बंद रहता है, लेकिन अब ये ऑल वेदर टनल बन जाने से साल भर कश्मीर घाटी से लद्दाख का संपर्क मार्ग खुल जाएगा। जनता के लिए सुरंग फरवरी 2028 में खुल पाएगी, क्योंकि अभी 7 से 8 महीने इसमें सिविल का काम होगा और उसके बाद बिजली का काम। कुल काम का 85% पूरा हो चुका है। इस सुरंग का सामरिक महत्व है, क्योंकि नागरिक इस्तेमाल ही नहीं बल्कि सैन्य इस्तेमाल के लिए भी ये सुरंग काफी अहम साबित होगी। और देखिए, इस बेहद अहम सुरंग में काम करने वाले 90% लोग स्थानीय कश्मीरी ही हैं। उनके साथ देश भर से बेहतरीन इंजीनियर इस काम में जी जान से लगे हुए हैं। एक खास बात यह भी है कि सामरिक लिहाज से इस अहम सुरंग के निर्माण में एक सीनियर इंजीनियर ईरान से हैं और जिनका नाम है यूसुफ रहीमाबादी। वो मानते हैं कि भारत उनके लिए घर जैसा ही है। हमारे सहयोगी नजीर ने सुरंग निर्माण में जुड़े इन यूसुफ रहीमाबादी और अन्य लोगों से बातचीत की है। आपको सुनवा रहे। This is most challenging and the best tunnel so far. That's the reason that I'm here. War in Iran is a different matter. Anyhow, we are soldiers, engineers are some kind of soldiers. Okay. This also executing a project for the welfare of the people. It is extremely honorable. I am honored. And you are considering India as your second home, and you also picked local language also. Yes, yes. Huh? I am married in India. Okay. So I am Indo-Iranian actually. Starting में तो हम लोग कुछ घबराए थे पहले आते देखे तो उस समय ऊपर माइनस टेम्परेचर में आए थे। विंटर में हमको ऑर्डर मिला था। हम लोग प्रोजेक्ट साइट को देखने को आए तो हम दोनों आए थे। ये -6 -7 में हम सोचे थे और ये यंग माउंटेन्स हैं, एवरेस्ट और यंग माउंटेन्स हैं। देखने के बाद सोचा था ये बहुत डिफिकल्टी होगा एग्जीक्यूशन के लिए। It's the first time in Asia. Altitude, that time breathing also some problem for us in that altitude. Entering in was a problem, but after entering in, very good team, excellent kind of commitment and hard work. They made it successful. अब इस सुरंग की कई खास बातें आपको बता देते हैं। जोजिला सुरंग हिमालय में 11,578 फीट ऊंचाई पर बनी है। ये 13 किलोमीटर और 153 मीटर लंबी 2 लेन रोड टनल है, यानी इसमें एक साथ गाड़ी आ और जा सकती है। ये हॉर्स शू के आकार में सिंगल ट्यूब टनल है और सुरंग 9.5 मीटर चौड़ी है और 7.57 मीटर ऊंची है। 1 से आप 1.5 घंटे का जो रास्ता होगा वो 15 मिनट में पूरा कर लेंगे। कितना समय बचेगा? ईंधन बचेगा। न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड से यह सुरंग तैयार है और कश्मीर घाटी से लेह का द्रास सीधे इससे कनेक्ट हो जाएगा। सुरंग श्रीनगर करगिल लेह नेशनल हाईवे का हिस्सा है और 31 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 18 किलोमीटर अप्रोच रोड है। जनता के लिए फरवरी 2028 में खुलेगी और क्योंकि अभी इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल का काम बाकी है। चलिए, इसी रिपोर्ट के साथ 4 के ऐलान में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी अब से थोड़ी देर के बाद शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में। बने रहे, देखते रहे आप एनडीटीवी इंडिया। 15 अगस्त 2027 क्या भारत को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी? ज़रूर। बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस आई है। 2021 के अगस्त से इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ही प्रिसीजन के साथ इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महीने में करीब 15 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और पहला जो सेक्शन है प्लान किया हुआ ओपनिंग का वो है अपने सूरत से बिलीमोरा। सूरत से बिलीमोरा का सेक्शन का कंस्ट्रक्शन दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अगले साल अगस्त में इसके इनॉग्रेशन का प्लान है। पहला सेक्शन होगा सूरत बिलीमोरा, उसके बाद में वापी से सूरत, फिर वापी से अहमदाबाद, फिर ठाणे से अहमदाबाद और उसके बाद में मुंबई से अहमदाबाद।
इस तरह से एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन खोलेंगे। क्या मुंबई से देरी हुई है? अहमदाबाद की जर्नी हो जाएगी 1 घंटा 57 मिनट। क्या देरी हुई है आपको लगता है इस प्रोजेक्ट में? नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। पहली बार जब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जब करते हैं तो उसमें उसकी डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ बहुत एक्सट्रीम चाहिए होती है। 1 मिलीमीटर का भी अगर अलाइनमेंट मिसमैच हो जाता है तो सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसमें बहुत इसमें नई तरीके से काम करने का, सीखने का अवसर मिला है देश को, और साथ ही साथ एक नए तरह की डिज़ाइन की कैपेबिलिटी भारत में डेवलप हुई है। बीच में कोविड का 2 साल का कालखंड भी ऐसा निकला जिस कालखंड में कोई काम नहीं हो पाया था। कोविड के समाप्त होने के तुरंत बाद में काम जब चालू हुआ तो बहुत तेज़ी से चालू हुआ। कुछ लोग जो आलोचना करते हैं इस प्रोजेक्ट की, कहते हैं कि भारत जैसे देश को आखिर ज़रूरत क्या है बुलेट ट्रेन की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मध्यम वर्ग और गरीब परिवार हमारे जितने भी हैं उनके लिए कार या इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन के बजाय एक अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें, 140 करोड़ देशवासी हमारे, और देश कॉम्पैक्ट तरीके से बसा हुआ है, तो ऐसे में बुलेट ट्रेन सबसे सुलभ माध्यम बनेगा और बुलेट ट्रेन की सवारी मध्यम वर्गीय परिवारों की सवारी बनेगी। ये इस तरह से इसकी पूरी प्लानिंग की गई है। आने वाले समय में 7 और कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में अनाउंस करवाए हैं, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है। इससे देश की ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नेटवर्क बदल जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद मैंने आपको बताया 1 घंटे 57 मिनट, मुंबई से पुणे हो जाएगा 48 मिनट्स, बेंगलुरु से चेन्नई हो जाएगा 73 मिनट्स, बेंगलुरु से हैदराबाद हो जाएगा 2 घंटे 10 मिनट, पुणे से हैदराबाद हो जाएगा 2 घंटे 8 मिनट, तो दिल्ली से लखनऊ हो जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर, दिल्ली से वाराणसी 3.25 घंटे, दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे के अंदर। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से, और इसमें काम भी बहुत मेथोडिकली करेंगे। करीब करीब पूरे सिविल कंस्ट्रक्शन को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। फुल स्केल फुल स्पैन के जो गर्डर्स इसमें इस्तेमाल किए गए मुंबई अहमदाबाद के कंस्ट्रक्शन में, उसको स्टैंडर्ड उसके एक डिज़ाइन बना रहे हैं 32 मीटर्स की, वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन रहेगी। पिलर्स जो है उनके भी स्टैंडर्ड डिज़ाइन रखेंगे कि 4 मीटर का पिलर बनेगा तो उसका डिज़ाइन ये, 5 मीटर का बनेगा तो उसका डिज़ाइन ये। तो एक रैपिडली फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की तरह इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। क्या अफोर्डेबल होगी? क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल के अफोर्डेबल लिए है। बिल्कुल अफोर्डेबल होगी। किराया तो खैर ऑब्वियसली आप अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी ये मान के चलें कि बहुत जल्दी बता देंगे और बहुत अफोर्डेबल होगी। अगर 12 साल पहले के रेलवे की बात करें अश्विनी जी, आज हमारी रेलवे कहाँ खड़ी है? क्योंकि हमने देखा कि लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में खासतौर से रेलवे जो एक तरह का हथियार होता था, राजनीतिक हथियार होता था। रेल मंत्रालय किसको मिलेगा, कितनी ट्रेन चलेंगी, फिर रेल बजट आता था, उसमें सांसद खड़े होकर मांग करते थे कि फलाना ट्रेन चले, इसको स्टॉपेज हमारे यहाँ कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उसको बदल दिया, रेल बजट को समावेश कर दिया गया आम बजट के साथ, और कई सारी बातें हमने देखी जो परिवर्तन दिखा रहे हैं। आपको ज़मीन पर क्या परिवर्तन होते दिखाए पिछले 12 साल में? बहुत सारे परिवर्तन आए और आगे भी बहुत सारा काम इसमें करना है, क्योंकि 50-60 वर्षों तक जिस सेक्टर को निगलेक्ट किया गया था, उस सेक्टर में बहुत कमियां रह गई थी। उनको कमियों को भरना है, अभी भी बहुत काम इसमें बाकी है और काम तेज़ी से हो भी रहा है। जो बड़े परिवर्तन आए, सबसे बड़ा परिवर्तन सेफ्टी में आया है। यूपीए के समय में और उससे पहले तक जो पीरियड था उसमें मतलब एक तरीके से सेफ्टी को दरकिनार कर दिया गया था और करीब 90% रिडक्शन हुआ है एक्सीडेंट्स में, और लास्ट ईयर रेलवे के इतिहास में सबसे सेफेस्ट ईयर था। जहां 170-171 एक्सीडेंट्स होते थे यूपीए के समय में साल में, लास्ट ईयर 16 पे कंटेन कर पाए। लेकिन अभी भी इसमें बहुत प्रयास लगातार जारी है। करीब 70,000 किलोमीटर ट्रैक्स को अपग्रेड किया गया है, पुरानी पटरियों को बदल के नई पटरी लगाई गई है। करीब 36,000 किलोमीटर की नई पटरियाँ लगाई गई है। करीब 60,000 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रीफाई किया, 99.4% रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। देश में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेके आए रेलवे के नेटवर्क में जो कि बाकी दुनिया में 40-50 वर्षों पहले लग चुकी थी। वो इन 10 वर्षों में टेक्नोलॉजीज़ को लेके आए, खासकर ट्रैक से रिलेटेड, वैगन से रिलेटेड, कोच से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप LHB कोच और पुरानी जो 1970 की टेक्नोलॉजीज़ अगर देखेंगे तो उसमें जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो बहुत सारे झटके लगते हैं।
क्योंकि जो कपलर्स लगे हैं वो कपलर बहुत पुराने डिज़ाइन के थे। इन 10 वर्षों में नए मॉडर्न डिज़ाइन के कपलर्स लाए कि जो ज़्यादा सेफ़ है और पैसेंजर्स के कंफर्ट में भी फ़र्क आता है। स्टेशंस का नवनिर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। 1300 स्टेशन का नवनिर्माण का काम हाथ में लिया है, जिसमें से करीब 250 स्टेशन कंप्लीट हो गए हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत अच्छे बने स्टेशन, भारत की संस्कृति को, भारत की स्थापत्य कला को लेके बने। फिर स्टेशंस की सफाई, ट्रेन की सफाई में भी अभी बहुत काम, बहुत प्रयास चल रहा है और आगे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पंक्चुअलिटी को लेकर कुछ पंक्चुअलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। 50-60% में रहती थी पंक्चुअलिटी, वो अब करीब 77-78% पे आ गई है। लेकिन एक स्थायी परिवर्तन आया है, एक स्थायी परिवर्तन आया। जैसे पिछले साल का दिवाली छठ ले तो हाँ भीड़ है, लेकिन पुराने समय जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही। इस बार होली सिग्निफिकेंटली आराम से, मतलब ठीक से निकली। और अभी जो समर सीज़न है, जून के एंड तक चलेगा समर सीज़न, करीब 3/4 समर सीज़न निकल चुका है और बहुत एक ध्यान से पूरी मेहनत करके जिस तरह से निकाल रहे हैं, जिस तरह से करीब लास्ट ईयर हमने 80,000 स्पेशल ट्रेन चलाई, इस साल भी करीब 75,000-80,000 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेगुलर ट्रेन्स करीब 2,000 ऐड की है कोविड के बाद में। तो इस तरह का जो एक सस्टेन्ड वर्क है उसका बेनिफिट ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक समस्या जो पहले थी शायद आज भी है कि लोगों को टिकट जो है कंफर्म नहीं मिल पाता, वो कब तक हल हो पाएगी? सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा गैप है। आज करीब 740 करोड़ लोगों को रेलवे में ट्रैवल करने का साल में मौका मिलता है। हाईवे में करीब 250 करोड़ है और एयरलाइंस में करीब 35 करोड़ है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 35 करोड़, 250 करोड़, 750 करोड़। और मुझे लगता है कि कम से कम 2-2.5 हज़ार ट्रेन और ऐड करेंगे, तब जाके वेटिंग लिस्ट वाली समस्या कुछ हद तक दूर होगी। कोई समय सीमा दे सकते हैं जब तक आपने? मेहनत इसमें बहुत है। नई पटरियां लगातार लगती जा रही है। जैसे जैसे नई पटरियां लगती है, नई ट्रेन चालू कर पाते हैं और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। कई तरीके से बेनिफिट मिला है। जैसे आप देखो तो अगर आज से 10 वर्षों पहले तक ये रहता था कि पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा है, 1 दिन का कोयला बचा है, आज वो न्यूज़ से निकल चुकी है, न्यूज़ साइकिल से, क्योंकि सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है, सफिशिएंट ट्रेन्स चल पा रही है। कुछ समय पहले कांग्रेस ने पुराने वीडियो चला के भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने वीडियो भी हटाए, पुराने वीडियो भी हटाए जब हम लोगों ने उनको मार्क किया। तो इस तरह से एक इम्प्रूवमेंट आया है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन मेहनत अभी भी बहुत करनी है। जो दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय आपका है, उसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि चिप क्रांति, दुनिया भर में उसकी बातचीत हो रही है। क्या भारत उसमें शामिल है? क्या भारत उसमें पीछे छूट तो नहीं गया है? 1962 से भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्रयास चलता था। बहुत प्रयास पहले हुए, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के समय में, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में। आखिर सफलता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिली जब उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन को स्थापित किया और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के बाद में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। माइक्रॉन का 28 फरवरी को और केन्स का 31 मार्च को। बहुत कम टाइम, इसी साल 4 वर्षों के अंदर अंदर 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और 2 और चालू होने वाले हैं। जुलाई में एक चालू होगा CG सेमाई का, और बाय दिसंबर टाटा की जो असम में फैक्ट्री है उसका प्रोडक्शन चालू होगा। तो बहुत ही कम समय में ये चालू हो पाया, जिसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 60s में 70s में इन प्रयासों को सफलता मिलती तो देश एक अलग लेवल पे होता, लेकिन मोदी जी ने अपने प्रयासों से इस इंडस्ट्री को भारत में स्थापित किया है, तो इसका बेनिफिट देश को मिल रहा है। क्या भारत में वो टैलेंट है कि हम इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें? बिल्कुल टैलेंट है, और टैलेंट को डेवलपमेंट और करने के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर मिशन का अच्छा जो रिज़ल्ट आया वो ये है कि भारत में करीब 320 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर वर्ल्ड के लेटेस्ट सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के टूल्स, कैडेंस और सिनॉप्सिस के स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं एग्जैक्टली वही टूल्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, और इसका बेनिफिट बहुत मिला। अगर आप इन चिप्स को देखें, ये चिप्स सारी स्टूडेंट्स की डिज़ाइन की हुई है
और बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे से बाहर अगर हम देखें तो शिवपुर, कैलिकट, जालंधर, ग्वालियर, इंदौर, फिर पुदुचेरी, धनबाद, रोपर, रुड़की, राउरकेला, मेघालय, मतलब देश के टियर 2 टियर 3 तक पहुंचा। हाँ, तो देश के कोने कोने में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स चिप को डिज़ाइन कर पाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे यहाँ लेबोरेटरी, एक सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली में, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करके स्टूडेंट्स उसको रियल लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। पिछले डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर्स को पूछा था, दुनिया में 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वो गिन नहीं पाए जहाँ पे इस तरह की पूरी एंड टू एंड कैपेबिलिटी मौजूद हो। तो भारत के नौजवानों को इस प्रयास से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस पॉलिसी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। एक जो दूसरा फील्ड है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये कहा जाता है कि भारत जो उसमें वो प्रगति नहीं कर पाया जो करनी चाहिए थी। क्या आप इस आलोचना से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि अभी हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है? हमारा एआई मिशन जो है उसमें बूस्ट की लाने की ज़रूरत है। भारत ने एआई में मैक्सिमम फोकस किया है, एआई के डिफ्यूजन पे, एआई की डिप्लॉयमेंट पे। भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री का जो ट्रस्ट लेवल है दुनिया भर में, उस आईटी इंडस्ट्री के ट्रस्ट लेवल के कारण भारत की आईटी इंडस्ट्री को ग्लोबली सब जगह डिप्लॉय करने के लिए लगाया जा रहा है उनको। तो एआई के जो मॉडल्स है जिसको यूज़ करके बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, वो लोग भारत की आईटी इंडस्ट्री को लेकर उसमें एआई के डिप्लॉयमेंट में लगे हैं। तो भारत की आईटी सेक्टर की इस स्ट्रेंथ को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है भारत में। साथ ही साथ कई नए इनोवेशंस भी हो रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज के इस युग में जहाँ पर एआई की एक तरीके से रेस है, तो भारत का मैक्सिमम फोकस है, जो एक लेयर है, ऐप लेयर कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर, उस लेयर में मैक्सिमम भारत का फोकस है। अंत में सर, आपका जो तीसरा मंत्रालय है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उससे भी जुड़ी बात कर रहे थे, क्योंकि पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म ये भी होना चाहिए, थर्ड टर्म में कहा था। तो इन्फॉर्मेशन के लेवल पे आपको क्या लग रहा है कि जो बातें विपक्षी पार्टियां कहती हैं, क्या सरकार उनका ठीक से काउंटर कर पा रही? क्योंकि अभी कल ही इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, इस पर सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी है। कई सारे ऐसे मुद्दे, इस पर सरकार को जवाब देना है। दुनिया की जो आज की परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, जिसके लिए जो जिम्मेदार है वो, लेकिन सारी दुनिया उसका नुकसान उठा रही है। उन परिस्थितियों में अगर हम किसी भी विश्व के दूसरे देश के साथ कंपेयर करें, भारत ने अपनी इस परिस्थिति से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका मुकाबला किया है। दुनिया के सभी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें डबल, कहीं पे 40 गुना, कहीं पे 28%, कहीं पे 40% इतनी बढ़ी है। लेकिन भारत में जिस तरह से एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से, बहुत ही एक मैच्योर वे में हैंडल किया गया है इस क्राइसिस को, उसके कारण भारत में इस क्राइसिस का प्रभाव कम देखने को मिला है। हाँ, इसका प्रभाव ज़रूर भारत पे भी है, लेकिन ये विश्व की परिस्थितियाँ है। कोविड आया था, कोविड में भी हमने देखा विश्व में जितनी तकलीफ आई, उससे भारत ने काफ़ी एक समझदारी के साथ उसका मुकाबला किया। ये मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता है जिसके कारण दुनिया में भारत के प्रति विश्वास तो है, साथ ही साथ भारत के अंदर भारतीयों का भी विश्वास मोदी जी पर है। एक अंतिम प्रश्न, राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में तो आर्थिक सुनामी आने वाली है, वो ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो सरकार है ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी को जनता ने जवाब दे ही दिया है, बारंबार जवाब दिया है। हरियाणा में दिया, महाराष्ट्र में दिया, बंगाल में दिया, दिल्ली में उनके साथी अरविंद केजरीवाल को दिया, तो जनता उनको जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, शुभकामनाएं आपको आने वाले समय की।